अस्सलाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, अगर हम मुल्क की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो हमेशा से यही दिखाई देता है कि हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। जबकि हमारे वसाइल अगर सही से इस्तेमाल किए जाएं, उनको यूज़ किया जाए ना कि अब्यूज़ किया जाए, तो यकीनन बहुत से हमारे मसाइल कम हो सकते हैं और कम होते होते ख़त्म हो सकते हैं। अब ये बात हम यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं, लेकिन जो ताकत के ऐवानों में हमारे मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं, जाने से पहले वो भी यही ख्वाहिश करते हैं, इसका इजहार करते हैं, लेकिन जब ताकत के ऐवानों में जाकर बैठ जाते हैं तो फिर कहानी ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, बदल जाती है। सन 2018 के इंतखाबात जब हुए और नताइज सामने आए और PTI हुकूमत बनाने जा रही थी और फिर हुकूमत बना भी ली, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अब तो शायद मीडिया पे बात करने को कोई बात ही नहीं रहेगी, मसाइल ही नहीं होंगे, सब अच्छे की रिपोर्ट होगी, पाकिस्तान बदल जाएगा, मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा, एक ऐसी फ्लाइट होगी कि जिसका हमने ख्वाब देखा था और देखते देखते हम इस मकाम पर पहुंच गए। लेकिन जब PTI की हुकूमत कायम हुई तो हमने देखा कि मामलात वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। और इन चेहरों के बदलने के बाद हमने देखा कि कुछ थोड़ा बहुत ज़रा जो मसाइल हैं उनमें रद्द-बदल हुआ, उनकी सूरत उनकी भी बदल गई, लेकिन अपनी जगह पे मौजूद रहे और हम लड़ते रहे, हम तड़पते रहे, हम ये फरियाद करते रहे कि किसी ना किसी तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल की हुकूमत में हमने देखा कि लोगों ने उस वक्त भी महंगाई पर शोर किया, लोगों ने उस वक्त भी हुकूमती फैसलों पर तनकीद की, और इससे पहले भी अगर देख लिया जाए 2013 से 2018 तक जब पीएम की गवर्नमेंट थी तो तब भी ये लगता था कि जी महंगाई का तूफान, और यही खबरें चलती थीं और टेलीविज़न चैनल्स पर टिकर्स, ब्रेकिंग टिकर्स चलते थे और फिर हेडलाइंस होती थी कि जी हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम फोड़ दिया। लेकिन ये मामला 2018 से 2022 तक, मार्च तक भी चलता रहा और फिर उसके बाद जब अब ये PMLN और इत्तेहादियों की हुकूमत है तो फिर कुछ ऐसा ही है। अब मैं सोचता हूँ कि क्या कहना चाहिए, कि महंगाई का बम फोड़ दिया या महंगाई का न्यूक्लियर बम फोड़ दिया या महंगाई का सुनामी है, तूफ़ान है, क्या है। लेकिन मामलात अब जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, हमें शायद इसके लिए अब अपने जहन को तैयार कर लेना चाहिए कि अगर बिलफर्ज 300 तक चला जाता है, जो कि जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है पेट्रोल पर लीटर, तो इसको हमें जहन बना लेना चाहिए कि जी अब से कुछ साल 2 साल के बाद हम इसको 400 450 तक भी देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। और जब चीज़ एक बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद उसका वापस रिवर्स गियर लगना ये बड़ा कम होता है। कह दिया जाता है कि रिवर्स हो जाएगा, लेकिन रिवर्स होता नहीं है। कब ऐसा हुआ है कि हम देखें कि हमने जो 2013 में बिजली के निर्ख थे, 2008 में जो बिजली के निर्ख थे, जो 2018 में थे, आज क्या हैं? क्या कम हुए हैं या बढ़ गए हैं? बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। LPG बढ़ गई, घरेलू सार्फिन के लिए गैस बढ़ गई, और बल्कि गैस तो आती नहीं। और पहले गैस का क्या था, अभी जो मैंने वसाइल से बात का आगाज़ किया कि गैस सिर्फ सर्दियों में उस पर होता था कि जी कंजम्पशन बढ़ती है तो गैस की लोड शेडिंग है जी। और ये सर्दियों में ऐलान हुआ था, अभी उस वक्त हमाद अजहर साहब भी थे आई बिलीव, उनका ये कहना था कि जी ये हमारा ये लोड मैनेजमेंट प्लान है और रात को 10 बजे के बाद गैस मुयसर नहीं होगी। लेकिन अब मौसम गर्मा में भी, कि जब गैस की कंजम्पशन कब है तब भी गैस की लोड शेडिंग है, गैस मिल नहीं रही। तो हमारे मुस्तकबिल में आखिर क्या इसी तरह से ही चलता रहेगा? तो जहन बना लें, तैयार रहें, या कोई बेहतरी की गुंजाइश है, कोई बेहतरी हो सकती है, कोई आएगा ऐसा शख्स, ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा जो इन मसाइल का हमें हल देगा। हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर बैरमन तंगी साहब ने। आप तमाम मेहमानों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। गो कि हुकूमत की तरफ हम जाते हैं, लेकिन चूँकि कल ये आपका जलसा भी था, बड़ा जलसा था, इस्लामाबाद में एक और बड़ा जलसा आपने किया है। कल के जलसे के बाद अब आपका आगे का लाएअमल क्या है? जलसे तो आप अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, प्यारे प्यारे, मुनज़्ज़म से कर लेते हैं, पढ़े पढ़े लिखे जलसे आप कर लेते हैं, लेकिन जनाब आगे इनको कन्वर्ट भी होना होता है। तो अब की बार कन्वर्जन होगी या ये सिर्फ जलसा शो तक और जलसा पार्टी बनकर रह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, एक तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया और बड़ा अच्छा इंट्रो आपने किया प्रोग्राम का, पूरी चीज़ों का अहाता किया। वाक़ई ये सब कुछ हमारे लिए मिन हैसुल कौम एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, जलसों के हवाले से। देखिए, जलसे तो सियासत में और सियासतदान हमेशा करते रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से लोगों को शऊरी तौर पे बेदार किया, सियासी तौर पे लोगों को आगाही दी चीज़ों की, इसकी मिसाल मैं समझता हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस फ़ेज़ के बाद ये सेकंड टाइम पाकिस्तान में हुआ। बल्कि ये फ़ेज़ उससे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इसलिए है कि इसमें पहली बार फैमिलीज़, ख़वातीन, यूथ और वो तमाम महरूम तबके जिन्हें दानिस्ता चंद ख़ानदानों का गुलाम बनाने की साजिशें होती रही और 30-40 साल इस मुल्क में टू पार्टी सिस्टम राइज रहा। वही पार्टीज कभी इक़्तिदार में होती थी, कभी अपोज़िशन में। उनका जो म्यूज़िकल चेयर था उसको ख़त्म किया 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, बतौर एक नई थर्ड पार्टी बनकर उभरी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, पाकिस्तान के 2 सूबों में गवर्नमेंट बनाई, एक सूबे में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में हुकूमत बनाई। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ जलसे नहीं है, ये शऊरी तौर पे लोगों की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ यकजहती है, पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखने की ख्वाहिश है। आप कल जो रात जो जलसा हुआ, जी। ये भी एक पैगाम उन सारे थिंक टैंक्स के लिए जो ये समझते हैं कि वो लोगों की विश को, लोगों की ख्वाहिश को शायद किसी हुकूमती जबर से, किसी किसी मौका महल की मुनासबत से किए गए सख्त फैसले से दबा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले तो ये कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह वोट में 17 मई 2022 को जो पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का वो तारीखी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जहां हुँ। पहली बार लोगों को अपने ज़मीर के खिलाफ वोट करने पर 63A के तहत नाअहल होना पड़ा और उर्फ़ आम में उनको लोटा बनना पड़ा। वो तमाम के तमाम लोग अब पीएमएलएन के प्लेटफ़ॉर्म से मुकाबले हैं हमारे। हम बतौर एक अपोज़िशन पार्टी इन 11, 12, 14 पार्टियों का मुकाबला भी कर रहे हैं। इनके हुकूमती जबर का मुकाबला भी कर रहे हैं। इन्होंने जो वसाइल का रुख मोड़ा हुआ है उन हलकों में, उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और कई और एजेंसीज़ हुँ। लोगों को खौफ़ज़दा कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं, लोगों को धमका रही हैं, वोट के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन तमाम के तमाम 20 हलकों में एक ही आवाज़ है और ये आवाज़ आज से कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज साहबा ने गालबन या यकीनन कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उठाई थी कि लोटों की जगह सिर्फ वॉशरूम है। लोटा को इबरत का निशान बनना है। जब तक लोटे इबरत का निशान नहीं बनेंगे, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। हुँ। लोग जिन जमातों को असेंबली में पहुंचने का जरिया बनाते हैं, जब असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो फिर उन्हीं जमातों के ठीक। आइन के लेकिन खिलाफ लेकिन कुरैशी साहब, अभी आप वहीं पर हैं मुल्तान में, और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वहाँ पर एक जलसे में तकरीर करते हुए उन्होंने अपने अफसोस का, अपनी नाराज़गी का इजहार किया था, शिकवा किया था उन्होंने कि जी मुझे हरवाया गया 2018 में प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर, और अगर वो जीत जाते तो उनके जीतने के नतीजे में पंजाब का वो हाल ना होता। देखिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने और इत्तेफाक ऐसा है कि उनका पीपी 217 है जहां से पहले वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अब उनके साहबजादे बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ एडजेसेंट हल्का मेरा है। मैं भी उनकी इस बात की तस्दीक भी करूंगा, तौसीक भी करूंगा। हमने भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो बड़ी अनोखी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर एमएनए वहां उसी हल्के की पोलिंग स्टेशन से बतौर एमएनए 3000 वोट से जीत रहे हैं और उसी पोलिंग स्टेशन पर उनको 2000 वोटों से शिकस्त का सामना भी करना पड़ रहा है। हुँ। ये मतलब एक ऐसी रॉकेट साइंस थी जो आज तक समझ नहीं आई। हुँ। उनकी हार का तनासुब ऑलमोस्ट को वोटों की तादाद को 3000 के करीब थी, हुँ। जबकि वहां मुस्तरद वोटों की तादाद इससे दुगनी थी। हुँ। तो ये वाकई एक ऐसा अनोखा काम हुआ 2018 में शाह महमूद साहब की सूबाई नशिस्त पर शिकस्त का, जिसमें मुझे भी यकीन है और हमारे पास इसके बहुत सारे शवाहिद भी मौजूद है कि हमारी उस वक्त पार्टी में मौजूद कुछ लोगों ने एक आजाद कैंडिडेट को सपोर्ट किया और पोर्ट्रे किया उसके मुल्तान में कि जी ये तहरीक इंसाफ का चेहरा है, चूंकि वो था भी उस आजाद इलेक्शन से पहले वो शख्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा। उसने तहरीक इंसाफ को टिकट अप्लाई किया, उसने तहरीक इंसाफ को अपना बैन हल्फी भी दिया कि अगर तहरीक इंसाफ मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। उसने ठीक। फिर अपने लेकिन उस हरवाया बयान किसने? से भी मैं ज़रा राना साहब की तरफ जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, हरवाया किसने था शाह महमूद कुरैशी साहब को? देखिए जी, शाह महमूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। पार्टी के अंदर भी एक ग्रोथ था, पार्टी के अंदर भी एक लॉबी थी, पार्टी में भी एक ग्रुप था जो चाहता था कि शाह महमूद साहब, चूंकि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और वो मुतवक्का तौर पे उस वक्त पंजाब के वजीर आला हो सकते थे, तो प्लान किया गया कि इनको किसी भी तरह सूबे की नशिस्त से, सूबे की असेंबली से बाहर रखना है और मैंने आपको दोनों तीनों मिसालें दी हैं। वो बात आपकी दुरुस्त शाह है, लेकिन उस ग्रोह को लीड कौन कर रहा था? मैं उस बात तक पहुंचना चाह रहा हूं कि उस ग्रोह को लीड कौन कर रहा था?
जहांगीर खान तरीन साहब कर रहे थे, ठीक हो मैं गया। नाम लेते यही यही हुए बात मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा था कि जहांगीर खान तरीन साहब अगर उस ग्रोह को लीड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे थे, तो अब जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो अभी भी आपके शाह महमूद कुरैशी साहब के मुखालिफ हैं और वो पीएमएलएन का मतलब उनके इत्तेहादियों में से हैं। तो इस सूरत में फिर कैसे आपका कैंडिडेट दोबारा, चलें इसी एक नशिस्त को ले लेते हैं मुल्तान वाली, कैसे जीतेगा? देखिए जी, जीत हार तो है अल्लाह के इख्तियार में, इंसान के जिम्मे है कोशिश। अब तो जहांगीर तरीन साहब को एक जमाने में आज की जो हुकूमत है वो हमारी एटीएम करार दिया करती थी, उनको पाकिस्तान में चीनी स्कैम का सबसे बड़ा सरगना करार दिया करती थी, उन पे लातादाद इल्जामात लगे थे। और एक जमाने में आज जो कैबिनेट में बैठे हुए चौधरी साहब, ओन चौधरी साहब, उनको उनको कहा गया था कि जी ये मंशियात के स्मगलर है। तो आज ये सब लोग इनके साथ है और इनसे ज्यादा अब हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है, तो हम इनका भी मुकाबला करेंगे, इनके उन तमाम लोगों का मुकाबला भी करेंगे। वोट हल्के की आवाम ने देना है और पिछले तीन माह में जो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का हासिल किया वो आपके सामने है। ये महंगाई के खिलाफ कैंपेन किया करते थे उस वक्त जब 118 रुपए पेट्रोल था। मरियम नवाज ने, शहबाज ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कल रात हमें नींद नहीं आई, हमें इतनी टेंशन और तकलीफ थी कि 118 का पेट्रोल आप कैसे लेगा। ठीक है, अभी अभी मैं इस पर जी दोबारा वापस आऊँगा। आपने खैर इसका तो कोई जवाब नहीं दिया कि जी जहांगीर खान तरीन साहब को अब आप कैसे उनको कन्फ्रंट करेंगे और उनके मुकाबले में आपका कैंडिडेट कैसे उसका पलड़ा भारी होगा और कैसे वो जीतेगा। राना साहब आपकी तरफ आते हैं। करेंगे जी, हम अवामी हमायत से उनको शिकस्त देंगे ठीक है, इंशाल्लाह। अवामी हिमायत से। ठीक है राना साहब, अवामी हिमायत की बात पीटीआई भी कर रही है, आप भी पीटीआई की तरह अवामी हिमायत की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, बिकॉज एक जमहूरी पार्टी तो यही कहेगी ना, अवाम की बात करेगी कि अवाम के वोटों से आना है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बताएं कि इस करंट सिचुएशन में जहां पर प्राइस हाइक कहां से कहां पहुंच चुकी है, एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने पॉलिटिकल सर्कल्स में विद इन पीएमएलएन भी इस पर बात होती होगी कि मामलात बहुत बढ़ गए हुए हैं, तो फिर कैसे आप जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपने अपनी इंट्रो में भी इन्फ्लेशन की बात की और आपने कहा पहले भी थी महंगाई, आज भी महंगाई है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। 2013 से 2018 में जो इन्फ्लेशन की शरह थी वो ऑन एवरेज 5% से नीचे थी। और आपने कहा कि पहले भी गैस की लोड शेडिंग थी, अब भी लोड शेडिंग है। तो बिल्कुल गैस इस मुल्क में शॉर्ट हो रही है, लेकिन कौन सी वो हुकूमत थी कि जिसने एलएनजी के टर्मिनल लगाए और आज आप उन टर्मिनल के जरिए कितनी ज्यादा जो है वो गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और अगर वो ना करें तो फिर लोड शेडिंग कितनी होगी। तो इस मामले के ऊपर किस हुकूमत ने जो है वो कार्रवाई की। और इसी तरह आपको याद होगा कि बिजली की लोड शेडिंग भी 16 घंटे की थी या 12 घंटे की थी जब हमें हुकूमत मिली, और हमने जीरो लोड शेडिंग की और 11-12 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, तो हमने उस मसले को हल किया। आज जो आप महंगाई कह रहे हैं, हमें 30% जो है वो रुपया डिवैल्यू हुआ है पिछले साल के अंदर, और जो 6-7-8 डॉलर फी MMBTU की जो LNG थी, आज $42 फी MMBTU की इंटरनेशनल मार्केट में है। पीटीआई के पहले साल इनको $40-50 पे मेरे ख्याल से क्रूड था एवरेज पे, फिर 60 पे हुआ, फिर $70 क्रूड एवरेज था। इस साल से लेके अब तक जो शुरू हुआ है साल, ये इसके अंदर ऑन एवरेज $110-12 का क्रूड जो है वो चल रहा है, और दुनिया में एक सुपर कमोडिटी क्राइसिस है। फिर देखें, ये जो हुकूमत छोड़ के गए 186 पे डॉलर था, बड़ा है, गिरा है रुपया उसके बाद, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्यों गिरा है, क्यों एकदम से ये धमाका खेज ये महंगाई हुई है, उसकी 2-3 वजूहात हैं और अवाम समझती है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस ये छोड़ के गई हुकूमत, और जान के जो है इन्होंने ये क्रिएट किया इस इशू, को आपको बारूदी ग्राउंड फंगे रियलिटी को तो एक्सेप्ट बना के करना गई। होगा राणा साहब कि देखें आप ये जो टेक्निकल बातें कर रहे हैं ना, ये टेक्निकल बातें अवाम नहीं समझती, बिकॉज पीटीआई भी अपना एक नैरेटिव लेके चल रही है, आप भी अपना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। आखिर में तो यह है कि कौन ज्यादा बेहतर जो है उस बात को अवाम के जहन में बिठाने में कामयाब होता है। ये टेक्निकल चीजें तो अवाम इस चीज को नहीं देख, वो कहते हैं भाई हम मुझे देखें, अगर अभी ये चीजें बढ़ रही है ना, तो जिस तरीके से होता है कि ऑन हुज वॉच, मतलब उस वक्त कौन था वहां पर कि जिसके होते हुए ये सब हुआ। वही मैं बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूं कि आज अगर आप इस मुल्क को, ये अवाम जो है ये बेशऊर नहीं है, शऊर रखती है। अवाम जानती है कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, आपके फॉरेन रिजर्व्स खाली हो रहे थे। आज हमें IMF से जो मुआहदे करने पड़ रहे हैं,
हंगामी सूरत हाल के अंदर और हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। वो क्यों करने पड़ रहे हैं? वो इसलिए करने पड़ रहे हैं कि इस मुल्क को जानते बूझते एक फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेला गया। जब इनको पता चला इनकी हुकूमत जा रही है, मैं जो कह रहा हूं कि 30% रुपया डिवैल्यू हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अब हम रिवर्स कर रहे हैं। अवाम ये भी जानती है कि ये हमने 3 महीने में हमें कोई शौक तो नहीं है कि हम बिजली के बिल जो हैं वो बिला वजह महंगे कर दें, या हम पेट्रोल को जो है वो बिला वजह महंगे कर दें। जो सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरीन तरीके से जो मैनेज हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और अवाम समझती है कि हम आगे आने वाले दिनों में जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आपके ये IMF के जब ये हमें वहां से पेमेंट्स आएंगी तो इंशाल्लाह ताला रुपया और स्ट्रेंथन होगा। रुपया 200 से नीचे इंशाल्लाह ताला ये डॉलर जाएगा, और हम तो मुल्क को दिवालियेपन से निकाल रहे हैं, और कौन इसका जिम्मेदार है? अवाम समझती है, और यही बेसिस है, यही नैरेटिव है हमारा, यही। और हमें इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को हम एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल मुल्क दोबारा बनाने लेके जा रहे हैं, और इनका गन साफ कर रहे हैं। और इनका अगर यही फैसले 2 साल पहले हो जाते तब शायद इतनी बदहाली ना होती। यही फैसले अगर 1 साल पहले हो जाते, ये कोई अगर ये लॉन्ग टर्म ठीक है राना फैसले साहब, कर we've लेते got तो to take a शायद आज short के break over here जी, लेकिन I wish काश के we stop calling the previous governments responsible and मैं नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ जी, हमने इसको ठीक करना है, लेकिन जो गंद जो खाई के अंदर हम गिरे हैं उससे निकलने में थोड़ा सा तो हमें वक्त लगेगा। ये जो एक सैलाब आया है महंगाई का, इंटरनेशनल इसमें कमोडिटी प्राइसेस हैं, फिर इनकी मिसमैनेजमेंट है, रुपए की डिवैल्यूएशन है, उसको हमें संभालते हुए कुछ तो टाइम लगेगा। हम संभालेंगे। ठीक है राना साहब, एक वक्फा लेते हैं हम। हमें हमारे सेनेटर बैरमन तंगी साहब ने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी और अब साइकिल खरीद ली है। मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बैरमन तंगी साहब, साइकिल कैसी चल रही है आपकी? गाड़ी तो आपने बेच दी, अब आप सेनेट उसी पर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली मुमताज साहब। मैं लाइट में मैंने आपको ज्वाइन किया। थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राना साहब तो मैंने सुना, लेकिन ये जो दूसरा PTI के भाई है उसका क्या नाम है? नदीम कुरैशी साहब जी। कुरैशी साहब, हाँ, ये मेरे साथ रात की भी टॉक शो पे था। अली तो मुमताज हिसाब बराबर तो नहीं करना आपने इनसे? आपने खास तौर पे ये कहा है कि वो रात को भी मेरे साथ टॉक शो मैं अली मुमताज साहब, देखिए मेरी बात सुने। आपका जो सवाल है मैं उस तरफ पहले आऊंगा। जो मैंने गाड़ी बेची और मैंने साइकिल पे मैं पार्लियामेंट हाउस पहुंचा, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है, और हमेशा जब हुकूमत वक्त अवाम के साथ, इदारों के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं तो कोई ना कोई बंदा प्रोटेस्ट करते हैं और उन अवाम की नुमाइंदगी करते हैं जो मुश्किलात फेस करते हैं। एक दफा फिर मैं आने वाले सेशन में इसी साइकिल पे आऊंगा पार्लियामेंट हाउस, और मैं उस साबिका कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के करतूतों को और उसकी इकोनॉमी के साथ खेलने वाली चीजों को सामने रखूंगा। और ये जो आप जो प्राइसेस की बात करते हैं पेट्रोल की, तो मैं वो चीजें दो बंदों की, जो फाइनेंस मिनिस्टर था और चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन दोनों की वो बयानात, वो फुटेज, वो इंटरव्यूज जो 70-80 रुपए बढ़ाने की बात की थी, उनको भी साथ ले जाऊंगा। और मैं साइकिल पे ही जाके मैं अपने मीडिया के साथियों को पहले एक दिन इन्फॉर्म करूंगा, और फिर साइकिल पे जाके पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने मैं उनको बताऊंगा कि इस मुल्क के गरीब अवाम जो इस वक्त मुश्किलात के सामने हैं, वो किसकी वजह से है, यानी कि कौन मुजरिम है इस मुल्क का? आप भी चीज पर कायम है। आपने कहा है ये अब ये साइकिल का इस्तेमाल होगा सिर्फ ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि PTI की हुकूमत ने ज्यादती की, लोगों के साथ, अवाम के साथ जुल्म किया, और उनके नतीजे में उसका सारा जो है वो नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और हमें बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन असल जो बुरे थे वो थे। तो आप साइकिल पर अब इस वजह से आएंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह साइकिल पे आऊंगा, लेकिन अली मुमताज साहब, सस्टेनेबिलिटी एक नाम है। देखिए, जब आप मुल्क को चलाते हैं तो उसको आप सस्टेनेबल बनाएं, वो फैसले जो सस्टेनेबल हो। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो 2-2.5 महीनों की हुकूमत है,
हमने 2 महीने 3 महीने नहीं मांगे हैं, हमने बर वक्त फैसला किया। लोग कहते हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, और इमरान भी कहते हैं तो मुझसे हुकूमत क्यों ली। मैं समझता हूं कि अगर हम इमरान से हुकूमत न लेते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए डिफॉल्ट नहीं होता। नहीं, लेकिन इसी बैरहमद वजह से तंगी हमने साहब हुकूमत ली है। यहीं पर आके रुकनी थी ना बात। 250 पर फ्यूल आकर रुकना था, बिजली के निर्ख भी यहाँ पर आके रुकने थे, गैस के निर्ख भी आके यहीं पर रुकने थे, लोड शेडिंग भी ऐसे ही होनी थी। आप लोगों ने आके कौन सी नई तोप चला दी? इसलिए तोप चला दी कि ये इस महंगाई के बाद आपके मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, इसलिए कि उनका टारगेट ये नहीं था कि महंगाई आ रही है, बल्कि उसने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया था। और हमने उन तमाम जमातों ने जो उनको 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया था, उन लीडरशिप ने और बाकी लीडरशिप ने फैसला किया कि अभी मुल्क दिवालिया होने जा रहे हैं। इसलिए हमने उन मुश्किलात को हमने अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए नहीं सोचा, हमने सियासत के लिए नहीं सोचा। अली मुमताज साहब, हमने सोचा मुल्क के मुस्तकबिल को। आपने सियासत के लिए नहीं सोचा? मुल्क के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम जो फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसले सस्टेनेबल होंगे, इंशाल्लाह ये प्राइसेस नीचे आएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है कि ये जो लीडरशिप बैठी है, ये मुल्क को और अवाम चले को। बैरहमद तंगी साहब ये बता दें कि अगर ये प्राइसेस नीचे ना आई तो कोई भी चीज तय कर लेते हैं ना, आपकी वो जो बेची हुई गाड़ी है उसकी रकम तो पड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं। अली मुमताज साहब, जहां तक गाड़ी की कीमत है तो वो आपको पैसे वैसे भी अगर आपकी जरूरत होगी तो मेरी नहीं, मैं तो आपका मामला सेट कराने लगा था नदीम कुरैशी साहब के साथ। अगर महंगाई आपने खत्म कर दी, कम कर दी, तो नदीम कुरैशी साहब की गाड़ी आपकी, और अगर नहीं तो आपने अपनी जो गाड़ी बेची है उसकी रकम नदीम कुरैशी साहब की। मंजूर है आपको? दो सवाल है, मैं आपको जवाब देता हूँ। अली मुमताज साहब, जहां तक आपने बात की खत्म करनी, मैं अगर फर्ज करें मौजूदा हुकूमत ने ये जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन, इसने 4% से बढ़ा के 14% पे पहुंचाई थी, और अभी 4% बढ़ के 21-19-20% पे पहुंच चुकी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये महंगाई में कमी आएगी, पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। कहां तक जाएगा पेट्रोल? कीमत कम होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर आप और नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ, आप हम दोनों को बुलाएं, हम दोनों को बैठाए, एकता शो करें। मैंने रात को भी इनको चैलेंज किया था, और मैंने चैलेंज इसलिए किया था फरीद रईस साहब के शो में कि एक प्रोग्राम करे, मेरे साथ इनको बैठा दे और ये जस्टिफाई करे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन तमाम तबाही का जिम्मेदार कौन है। मैं ग्राफिकल फिगर के साथ इनको चैलेंज करता हूं, और मैं ग्राफिकल फिगर के साथ इनको चैलेंज भी करता हूं। और ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपने बैरहमद तंगी साहब को सुन लिया। वैसे इनकी तरफ आने से पहले मैंने एक सवाल वक्फे के बाद सोचा था कि आपसे और राना साहब से पूछूंगा। पहले वो सवाल कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप ये बैरहमद तंगी साहब की बातों का जरा जवाब दीजिएगा, बल्कि हो सकता है उसी जवाब में आपका ये दूसरा जवाब भी, बैरहमद तंगी साहब का भी रिस्पॉन्स आपका शामिल हो। ये बताइए कि क्या आप खुद भी थक नहीं गए हैं बैसियत सियासतदान कि एक हुकूमत आती है और आकर काम करना शुरू करती है, और जब उसमें मसाइल होते हैं, खामियां होती हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे होते और उनको तनकीद उन पर हो रही होती है, तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं जी पिछलों ने ये किया। फिर वो जो पिछले थे वो कहते थे हमसे पिछलों ने ये किया। तो ये पिछलों कब तक चलता रहेगा नदीम कुरैशी साहब? तंग नहीं आ गए आप, थक नहीं गए आप सुन के? साहब, ये जो पिछले हैं, ये दोनों फाजिल दो जमात कर रहे हैं, ये 89% 99% तो यही लोग हैं जो 35 साल पाकिस्तान में इख्तियार में रहे। 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है हुजूर। 85 से लेकर आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो। मैं साहब, मैं आपके दरमियान में बोला नहीं हूँ, आप ऐसे ना किया करें, बात सुना करें आप। जी चले, आप नदीम कुरैशी साहब बोलिए, बैरहमद तंगी साहब जरा खामोशी जरा सुन लेते हैं। सही। आप झूठ बोले हैं, 1000 झूठ बोले हैं, मैं खामोश रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक जमाना था कोई शख्स झूठ बोलता था वो बीमार हो जाता था। सही है ना यार, बस मैं चलो शुरू करें। ठीक हो गया, जरा नदीम कुरैशी साहब शुरू कर दें जी। बैरहमद तंगी साहब प्लीज। तो प्रूफ हो गए हैं कि आपको ये फिगर्स देते हुए, जब हम फिगर दिया करते थे 6 माह पहले, आप कहते थे भाई इससे लोगों की भूख नहीं पड़ती, इससे लोगों का पेट नहीं भरता। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आपका मुल्तान बैठ के, 4 घंटे से लाइट नहीं है, ये मैं टिश्यू से चेहरा साफ करता हूँ और प्रोग्राम से मैं अपना पसीना उड़ाता हूँ। ये पिछले साल चले जाए आप, एक मिनट की लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं थी। देखिए अली साहब, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में 40 साल के बाद 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक हुआ। वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इंटेलेक्चुअल कहा करते थे,
जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, जो कहा करते थे ये असेंबलियां जाली हैं, हम इसको नहीं मानते, ये सिलेक्टेड असेंबलीज है, आरओज की असेंबलीज है, उनसे हमारे 5 साल बर्दाश्त नहीं हुए। जो कहा करते थे हम नजरियाती हो गए हैं, किसी वजीर आजम को इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने 5 साल पूरे नहीं करने दिए, इन्होंने भी वही किया। मतलब कहने का ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारे फसाद की जड़ इस पाकिस्तान के पेशावर सियासतदान है, जिन्होंने इस मुल्क के इक़्तिदार को सिर्फ अपने जाती वसाइल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आज ये कहते हैं ये महंगाई हमने की है। आज से 4 माह पहले चले जाए, $23 बिलियन के एसेट से पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में हाईएस्ट फिगर पे टैक्स कलेक्शन थी। इसी मईशत से हेल्थ कार्ड हर शख्स को दिया गया, 10 लाख रुपए की उसको हेल्थ की फैसिलिटी दी गई। इसी फंडिंग से, इसी डैम्स बन रहे थे, इसी मईशत से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे थे, पनाहगाहें और लंगर खाने चल रहे थे। इसी मईशत से पाकिस्तान के कर्जे उतर रहे थे। आज इनको ये कहते हुए अल्लाह का खौफ भी नहीं आता। मैं इनको अर्ज करना चाहता हूँ, साइंस की रूह से अगर कोई बड़ा हादसा ना हुआ, ये दुनिया भी 4000 साल कायम रहेगी, लेकिन ये जरदारी, नवाज शरीफ और आप और हम सब कोई जिंदा नहीं रहेंगे। हमें कुछ काम अपनी आखिरत के लिए भी करना चाहिए। कोई दुनिया में ऐसी लफ्ज बोल दे, कोई ऐसी बात भी कर दे, जब आप 6 महीने बाद सुने आप शर्मिंदा ना हो। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का। आप 118 रुपए पेट्रोल पे कहा करते थे, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं रात को सो नहीं सकी सुकून से। 118 रुपए पेट्रोल कर दिया, आज आपने 250 रुपए लीटर कर दिया पेट्रोल। ये कहते हैं जी हमने अभी राणा साहब ने कहा जी हमारी मईशत बड़ी तकड़ी थी जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। भाई जब मैं पंजाब असेंबली मेंबर बना हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 90 अरब रुपए का डेफिसिट में था, 90 अरब के ओवरड्राफ्ट में चल रहा था। इन्होंने सारी जिंदगी लोन्स लेकर उसमें से कमीशन ली और उस बाकी पैसों से इन्होंने अल्लाह करके सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स बनाए जिनसे इनको सियासी बेनिफिट हो सकता था। पाकिस्तान की आवाम की मुंतजिर है, ना मैं थकूंगा, ना मेरे जैसे वो पाकिस्तान से प्यार करने वाले थकेंगे जिनका सियासत पेशा नहीं है। आज आप गरीब की बात करते हैं, हसन इकबाल साहब 5 करोड़ की गाड़ी लेते हैं। आज आप गरीब की बात करते हैं, आप पीटीवी की नई लिफ्ट चेंज करवाने की बात करते हैं, आप नई गरीब की बात करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का स्विमिंग पूल ठीक करवाते हैं, आप गरीब की बात करते हैं, आप अपने सारे वुज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते हैं, आप गरीब की बात करते हैं, आपने 52 रुकनी अपनी कैबिनेट फेडरल में बना ली है, आप गरीब की बात करते हैं, आपने हर बंदे को अप्लाइज किया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स राणा साहब। राणा साहब, अभी जो सवाल मैंने नदीम कुरैशी साहब से पूछा, मुझे यकीन मानिए, मैं अगर अपने दिल से पूछूं और आपको बताऊं, मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये सारी जो सियासी बयानात की खिचड़ी है ना, जो नैरेटिव्स की खिचड़ी है, इधर से कुछ सुनने को मिलता है, उधर से कुछ सुनने को मिलता है, लोगों ने आखिर में तंग आकर, जिस तरह अभी ये कराची में हुआ ना, यहाँ पर जो बाई इलेक्शन था, उस बाई इलेक्शन में सिर्फ 8% टर्न आउट था, लोग गए नहीं वोट डालने में, उन्होंने दिलचस्पी का इजहार ही नहीं किया, उन्होंने कहा जी जो होता है सो होता है, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस इलेक्टोरल प्रोसेस। तो वो वक्त मुझे लगता है दूर नहीं है कि जब ये इतनी खिचड़ी पक जाएगी, लोग तंग आ जाएंगे और लोग ये कहेंगे कि जी ये करें जो इन्होंने करना है, हमने जाकर इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना। और लोग कहेंगे जी वो भी झूठे, वो भी झूठे, उन पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता, इन पर भी नहीं किया जा सकता, कोई भी मुखलिस नहीं, कोई भी सच्चा नहीं। और इसमें एक और बात राणा साहब, बिफोर यू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसमें एक वो स्टेटमेंट है जो कि मैं तो नहीं कम से कम भूल सकूंगा, हमजा शहबाज साहब की वज़ीर आला बनने से पहले बार बार कहते थे, बल्कि वज़ीर आला बनने वाली कायदे ऐवान बनने वाली तकरीर में भी था कि उस बच्ची का, बच्चे का वो सोचते हैं, बात करते हैं, जो सारी रात रोता रहा, सो नहीं सका क्योंकि उसके घर वालों के पास उसको बाजार से दूध ला के पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या वो बच्चा अब किधर है? वो अब वो कहाँ है? अब क्या उसको जो है वो सोने की बारिश हो रही है? क्या कुछ सोने की कान जो है उसके नाम हो गई है उसके बाप के, और वो उस तरफ खुशहाली है, और आप उसका जिक्र नहीं करते? अली ये बात नहीं है, बात ये है कि क्या हमने अवाम की इमोशंस के साथ खेलना है, या हमने अवाम को गाइड करना है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ और आगे करेक्शन का रास्ता क्या है। तो इमोशंस के साथ ही तो खेलने वाली ये स्टेटमेंट थी हमजा शहबाज साहब की। नहीं, वो नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या क्यों वो कह रहे थे। आपके पास इस साल में ये टेक्निकल बातें नहीं है, इसकी वजह से आज हम इस मसले में है। हमें 36 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट थी इस साल में, वो रिक्वायरमेंट पूरी होती थी IMF प्रोग्राम के साथ, वो इन्होंने जो है डीरेल कर दिया, नहीं किया उनके साथ, साल 18 महीने जाया कर दिए। आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, 30% रुपया डीवैल्यू हो गया, आज आप बिल्कुल कंगाल, आपका रिजर्व्स है। तो ये हकायक नहीं है, ये हकायक है। और इसको हल करने का क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हल करना है कि आपने उस प्रोग्राम को दोबारा, अगले साल आपको 40 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है,
अब आप वो कैसे पूरी करेंगे? आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो पूरी करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने बॉन्ड फ्लोट करते हैं तो 30% आपको मार्केट जो है वो रेट दे रही है, आप अगर आपने डॉलर मार्केट से उठाने, और उस पे 20% जो स्प्रेड है वो डिफॉल्ट का है। तो ये तरक्की छोड़ के गए हैं इस मुल्क के अंदर। अब हमने इसको क्या ठीक नहीं करना, और ठीक करने के लिए जो हम इकदाम ले रहे हैं, क्या वो रास्ता है या और भी कोई अल्टरनेटिव रास्ता है? अगर अल्टरनेटिव रास्ता है तो नदीम कुरैशी साहब बताएं कि वो ये रास्ता है। हम ये ना करें, हम आईएमएफ से हम दिवालिया हो जाते हैं, और फिर पेट्रोल जो है वो 250 की जगह 600 का हो जाएगा। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, आप जो आटा कह रहे हैं कि जो आज 70 रुपए किलो है वो शायद 400 रुपए किलो हो जाए। तो अब आगे के करेक्शन के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स ये हैं कि आपने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, जो ये 5000 अरब का छोड़ के गए। कहते हैं हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और भैया आप रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए हैं, कंगाल करके गए हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। ये जो रटा, ये नैरेटिव क्या है? ये जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि एहसन इकबाल ने 5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, झूठ है। उन्होंने डिनाई किया है। स्विमिंग पूल बन रहा है, झूठ है। पीटीवी की लिफ्ट तैयार हो रही है, झूठ है। ये झूठ, इसको चेक करे मीडिया कि ये जो आए ये बोली जाए, या हकायक पे हम बात अच्छा, करें। इस पर एक और भी है ना कि कह रहे हैं कि सलमान शहबाज साहब ने जाकर वो डील की है जिसके नतीजे में अब सरकारी इमारतों को और ऑफिसेज को जो है वो सोलर पर शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो ये सारे बेनिफिशियरी जो हैं वो सलमान शहबाज साहब हैं। अब आप देखें, अफवाज पाकिस्तान ने ये काम 4 साल पहले कर लिया था। उन्होंने ये पता नहीं 2 साल पहले किया कि जितनी उनकी ऑफिसेज हैं उन्होंने उसको जो है वो सोलर पे कन्वर्ट कर दिया। तो वहां तो तब तो इन्होंने ऐसी बातें नहीं की। आज हुकूमत पाकिस्तान से ही फैसला कर रही है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है उसको कंट्रोल करें। तो अब ये जो है ये ड्रामा, इन्होंने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। आपके पास सबूत है, जाए आप केस करें। अभी ये कह रहे थे कि हम वो प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें हमें कमीशन मिलता है, तो भाई 4 साल क्यों नहीं पकड़ा? भाई ये जो झूठे बयानिए हैं, ये जो अवाम की इमोशंस को, अवाम को पता ही नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ है। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरिट पे बात करें। डोंट यू थिंक, जो मैंने प्रोग्राम का आगाज राना साहब जिस बात से किया कि डोंट यू थिंक इट्स द पॉलिटिशियंस who have ruined everything and who have confused the public, और पब्लिक कंफ्यूजन की अब इस हद तक पे पहुंच चुकी है कि इदारों को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है, सियासतदानों को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे वो कौमी इदारे कि जिन पर कभी कोई बात नहीं होती थी, उन पर ऐसी ऐसी बातें और ऐसा ऐसा कुछ जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहा होता है जिसको देखकर इंसान, हम हैरान होते हैं कि यार ये हो रहा है, क्या हो रहा है। अली मैं आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि आज बदकिस्मती से एक मुल्क में ऐसी जमात है जिसकी सियासत ये है कि इस्लामिक टच दें, मजहबी टच दें। वो कहते हैं कि इसको मजहब के साथ जो है पकाएं। एक ऐसी जमात है जो कहती है कि मैं नेक हूं, मैं अल्लाह का खास बंदा हूं, ये काफिर हैं, मैं जिहाद कर रहा हूं। ये सियासत हो रही है पाकिस्तान में। जो कहती है ये चोर है, इनके साथ मैंने बैठना नहीं है। भाई पार्लियामानी जमहूरियत में हुकूमत होती है, ऑपोजिशन होती है, दोनों आपस में मिलके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है, मुशावरत होती है। ये पार्लियामानी जमहूरियत है। ये पार्लियामानी जमहूरियत नहीं है कि मीर जाफर आप जो मर्जी नैरेटिव बेचें यहाँ मार्केट के अंदर, जो मर्जी साजिश। अब ये गद्दारी की भी साजिश हो रही है, वो भी ऑडियो टेप निकल आई कि किस तरह आप गद्दारी टच दें, गद्दार बना दें सारों को नैरेटिव्स। तो ये हमें हकायक पे आना है कि इस मुल्क की मईशत का कीमा बन चुका है। इस मुल्क की मईशत को हमने रीबिल्ड करना है, और हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, वरना वो जो गरीब जिस बच्चे की वो बात करते हैं वो बिल्कुल खुदकुशियों पे आ जाएंगे। और अभी आगे ये बहुत एक सैलाब है महंगाई का। उसके बाद हमने पिछले दिनों में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ऐसा एक वाकया पेश भी आया था जी। एक ब्रेक लेते हैं जी हम, और हम ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरमन तंगी साहब, प्रोग्राम का हमारा ये आखिरी हिस्सा है। इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा वो पिछले दो हमारे जो पार्ट्स थे उससे हट कर है। क्या आप नहीं समझते कि हमारी सियासत में बाकी चीज़ें तो चलें साथ साथ बेहतर होती रहेंगी, कोशिश जारी रहेगी, इल्ज़ामात जो लगते हैं, बयानिए की जो बात होती है वो होती रहेगी। ये जो ज़ातियात पर उतर आते हैं हम, क्या आप नहीं समझते कि ज़ातियात को फिल फौर हमारी तमाम सियासी जमातों को बैठ के अपने नुमाइंदान के ज़रिए इस पर एक कंसेंसस होना चाहिए कि ज़ातियात पर नहीं उतरा जाएगा? अली मुमताज साहब, देखिए आपने ये सवाल भी बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने अभी एक
सवाल किया कि पॉलिटिशियंस यहाँ तक पहुँच गए कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं जी और इलेक्शन के दिन लोग नहीं निकलते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन आपको याद है अली मुमताज साहब कि जब हम अपोजिशन में थे तो हम इमरान को फ्लोर पे खड़े होके मेरी लीडरशिप, तमाम लीडरशिप सपोर्ट करने के लिए कहा, आगे बढ़ने के लिए कहा, साथ देने के लिए कहा, मजबूत हुकूमत बनाने के लिए कहा, उनको अपनी मदद पूरी करने के लिए कहा। लेकिन जवाब में उस प्राइम मिनिस्टर हमें कहते थे कि एनआरओ मांग रहे। हमने कहा एनआरओ नहीं, आप हुकूमत है, मर्जी है, मुकदमात बनाए, हमें जेलों में बंद करे और जेलों में बंद भी किया। लेकिन हमने कहा कि इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, इस पार्लियामान के लिए, जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं। और हमने उनको ऑफर की सो मेनी टाइम। आज हम हुकूमत में हैं, वो अपोजिशन में हैं। एक दफा फिर हम उनको कह रहे हैं कि आए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैदान में खेले, इसी तरह अगर आप सियासत करते हैं तो नेशनल असेंबली में खेले। यहाँ बैठे एज ए पोजीशन लीडर अपना रोल प्ले करे, अवाम को बताएं कि आप मुल्क के लिए, अवाम के लिए सियासत करते हैं, चाहे आपके पास कुर्सी हो या ना हो। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की सियासत जातियात करते हैं। जातियात वाली बात का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं क्विकली में आता हूँ बात आपकी जातियात की तरफ। देखिए मेरी बात सुने, जैसे मेरे भाई ने, राणा साहब ने कहा कि हमारे दो इदारे, आपने कहा सॉरी, कि हमारे दो इदारे हैं कि हम ऐसी बातें सुनते हैं। आप ये मुझे बताएं कि ये जो हम जातियात, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने पूरी दुनिया में लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप पर्सनल अटैक किए हैं। हम एक दूसरे को गाली देते हैं। पिछले 4 सालों में उकाड़ा बना था गाली गलोच का। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई आप कानून साजी के लिए आप सपोर्ट किया है, आप गाली गलोच से बाहर निकले। और हम ये समझते हैं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर 41 साल पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी को पॉलिटिकल से और बाहर निकले, मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए। आज इमरान है, हो सकता है अच्छी सियासत। ठीक, नदीम कुरैशी साहब, ये जातियात वाला सवाल आपके लिए भेजिए क्विकली प्लीज, जरा टाइम बहुत महदूद रह गया जी। सियासत में जो जातियात है, बिल्कुल मैं इसको करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, सियासत में जातियात नहीं होनी चाहिए। नदीम कुरैशी साहब। देखें अली साहब, जब तक पाकिस्तान की सियासत मुख्तलिफ फैमिलीज के शिकंजे से बाहर निकल के मिडिल क्लास के पास नहीं आएगी, ये रिवायात बरकरार रहेंगी। बेनजीर भुट्टो साहब की अर्ली एज की सारी स्ट्रगल के वालिद को दी गई और वो पाकिस्तान वापस आई, उनकी किस तरह से किरदार कशी की गई, किस तरह से पीपल्स पार्टी को पंजाब में बिल्कुल मफलूज किया गया। उस जमाने में लाहौर में बड़े बड़े तकड़े लोग, बड़े दाम थे, मियां मिसबाह रहमान, अजीजुर रहमान चंद, जो पीपल्स एहसास हसन, जहांगीर बदर, उनका किला कमा कर दिया गया गैर सियासी और जाती करैक्टर असैसिनेशन कर करके। मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मैं कोई किसी रंजिश में नहीं कह रहा, मेरा तज्जिया है, मैं भी आप इत्तेफाक ना करें, राणा एहसान साहब इत्तेफाक ना करें, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के मिडिल क्लास के पास और प्योरली टैलेंट पे लोग इस यहाँ पार्टियों को लीड नहीं करेंगे, ये अलविया हमारा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम फैमिलीज के साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर, सेम क्वेश्चन फॉर यू। देखिए हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राणा साहब को रिस्पॉन्ड करने जी। राणा साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए, आपस में कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सियासत जो है मेरिट पे होनी चाहिए है, और सियासत जो है वो नेकी और गुनाह नहीं है कि मैं नेक हूं तुम गुनाहगार हो, मैं अल्लाह का खास बंदा हूं तुम काफिर हो। इससे बाहर आना पड़ेगा हमें। यहाँ जो पार्लियामानी जमहूरियत है वो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप का नाम है, आपस में इकट्ठे चलने का नाम है। ये नहीं है ऑपोजिशन का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा। और आपको भी अपनी पार्टी में कुछ लोगों को, क्योंकि ताजा वाकया ये कल का है पिंडी का, रावलपिंडी शहर का, जहां पर इमरान खान साहब के वो बैनर्स और पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे, तो विद इन योर पार्टी एज वेल कुछ चीजों को थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन करने की और बेहतर करने की जरूरत है। देखिए मुझे नहीं पता वो किसने, मैं नहीं समझता वो हमारी पार्टी का उसमें कोई रोल था या जो भी था, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसे काम, बिल्कुल नहीं। लेकिन हकायक पे बात होनी चाहिए, और हकायक के ऊपर जब बात होगी तो मुल्क आगे चलेगा। वरना जिस तरफ हम जा रहे हैं, जहां ऑपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में ना बैठ सकती है, ना मुल्की मसाइल के ऊपर मुशावरत कर सकती है, तो फिर ये सिस्टम को तो हम रैप अप करने की तरफ लेके जा रहे हैं।
बिल्कुल सही इस होगा। वक्त इमरान खास साहब, we've तौर got to पे conclude अभी the program जी। आपका शुक्रिया अदा करते हैं फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बैरमन तंगी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये दुआ है कि जिस तरह आपकी गाड़ी आपका साथ देती रही, इसी तरह से आपकी साइकिल भी आपका साथ दे, लेकिन वो वर्जिश के लिए हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको ये सिंबॉलिकली बार बार करना पड़े, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप ये सिंबॉलिकली कर रहे हैं वो हमारे लिए, हम सब के लिए बैसियत कौम परेशानी का बायस है, यानी कि महंगाई। तो हम चाहते हैं आप अपनी साइकिल को वैसे इस्तेमाल करें, बाजार जाएं, शॉपिंग करें, दोस्तों के साथ जाकर मेल मुलाकात करें, शादी ब्याह की तकरीबात में भी चले जाया करें, और इंशाल्लाह किसी दिन इस्लामाबाद आना हुआ तो आपके साथ साइकिलिंग भी करेंगे और फिर रेस भी लगाएंगे। इजाज़त दीजिए जी, और आपके शुक्रिया तमाम मेहमानों का जी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अपकमिंग फ्राइडे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।